ज्ञान विविधि यूट्यूब चैनल में मैं रुक्मणी शर्मा स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं कक्षा 11 के लिए हिंदी साहित्य अंतराल से अध्याय नंबर 3 आवारा मसीहा, जिसका भाग 2 पढ़ते हैं। आज हम भाग 2 पढ़ते हैं। एक भाग का अध्ययन हमने कल कर लिया था। आज पढ़ते हैं कि जैसा कि हम शरद चंद्र की जीवनी है वो पढ़ रहे थे, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि शरद चंद्र थे जो बचपन से ही चंचल स्वभाव के थे, शरारती स्वभाव के थे, शरारत करते थे, लुक छिप कर है कार्य करते थे। जो कार्य उनके घर में मनाही थे, निषिद्ध थे, उन्हीं कार्य उनको प्रिय लगते थे। और इसी के चलते उन्होंने जो अपने घर था और उसमें लुक छिप कर है वो कार्य करते थे। वहाँ पर उन्होंने एक अखाड़ा भी बनाया था कि अंग्रेजी स्कूल से पढ़ने के बाद में जो नाना का घर था उत्तर गंगा के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा बदनाम घर था, जहाँ पर अब कोई नहीं रहता था, भूतावास था। वहाँ पर उन्होंने कुश्ती का अखाड़ा बनाया था। और संध्या के झुरपुटे में 4-5 लड़के बांस काट कर वो निकल पड़ते हैं। झाड़ जंजालों में रगड़ रगड़ के हाथ पांव है वो लहूलुहान हो जाते हैं। पर दलपति की आज्ञा की उसी रात को पेरेलन बार तैयार की जाएगी। अब वहाँ देखिए कुश्ती का अखाड़ा बना रहे हैं, लेकिन पेरेलन बार की व्यवस्था नहीं हो पाई है। और उसे बनाने के लिए कहते हैं कि बांस की बनाई जाएगी। बांस के बनाने के लिए 4-5 लड़के जाते हैं, बांस काटने के लिए जाते हैं, हाथ पांव है वो लहूलुहान हो जाते हैं। लेकिन दलपति की आज्ञा तो माननी ही होती है। और अगले दिन दोपहर तक सब लड़के उत्फुल्ल होकर उसे पर झूलने लगे, लेकिन शोर मचाना वहाँ एकदम मना था। घर के लोग जान न जाए, इसलिए लौटते समय वे सब प्राण रक्षा का मंत्र पढ़ते हुए लौटते थे। अब चुप चुपा के खेलते थे, वहाँ चुप चुपा के पेरेलन बार की व्यवस्था की थी, सब शोर करने की बनाई थी कि किसी को पता नहीं चल जाए, घर वालों को पता नहीं चले। अगर घर वालों को पता चल गया तो उसके लिए उन्हें बहुत बड़ा दंड मिल सकता है, इसलिए अपने प्राण रक्षा का मंत्र पढ़ते हुए आते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि गिर जाने के कारण एक बालक को चोट आ गई। अब गिर जाता है, उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी कल्पना कर लेना कष्ट साध्य नहीं है। उसका विश्वास था कि तैरने से शरीर बनता है। शरद जी का विश्वास था कि है वो तैरने से शरीर बनता है। गंगा घर के समीप भी थी, लेकिन कभी कभी रूट कर दूर चली जाती थी। उस वर्ष ऐसा ही हुआ, बीच में छोटे छोटे ताल बन के उसमें लाल लाल जल भर गया। शरद उस लाल जल में स्नान करने का लोग कैसे स्मरण कर सकता था। मणि मामा को साथ लेकर एक दिन वह उसमें कूद ही पड़ा, लेकिन उसका दुर्भाग्य उस दिन छोटे नाना अघोरनाथ असमय ही घर लौट आए। उन्होंने मणि को नहीं देखा तो पूछा मणि कहाँ है। मतलब खेलने के लिए चले जाते हैं, छोटे नाना थे वो असमय ही घर पर अघोरनाथ जी थे वो लौट कर आ जाते हैं। आते मणि के बारे में पूछते हैं, किसी ने बताया मणि शरद ताल में स्नान करने गए हैं। मणि और शरद वो ताल में स्नान करने के लिए गए हैं, किसी ने कह दिया। उस दिन अघोरनाथ ने जो हुंकार किया उसे सुनकर सब डर गए। उनका यह डर अकारण नहीं था। जैसे ही दोनों बालक नहाकर खुशी खुशी घर लौटे, वैसे ही छोटे नाना सिंह के समान गर्जन करते मणि पर टूट पड़े। मणि पर गाज लेती है। घर की नारियों के बार बार बचाने पर उनकी जो दुर्गति उसको ठीक होते होते 5-7 दिन लगे। बहुत फूटा पिटाई दी, लेकिन शरद कुछ के बाद वहां कभी नहीं देखा गया। तीसरे दिन जब नाना फिर घोड़े पर सवार होकर काम पर चले गए, तभी वह दिखाई दिया। मामा लोगों ने अचल से पूछा तो कहाँ चला गया था रे? शरद ने उत्तर दिया, मैं गोदाम में था। क्या करता था? वही जो तुम खाते थे। कौन देता था? छोटी नानी देती थी, है ना? तो बता रही है, जिस समय छोटे नाना मणि को मारे थे उस समय छोटी नानी के परामर्श से शरद घर में जा चुका था। जो छोटे नाना थे जो मणि को मार रहे थे, तो नानी ने आगे के बचना है तो भाग चल यहाँ से, और भगा देती है उसे, घर में छिपा देती है गोदाम में। लेकिन उसे खेलने का जितना शौक था उतना ही पढ़ने का भी था। वह केवल स्कूल की पुस्तकें नहीं पढ़ता था, पिता के संग्रहालय में जो पुस्तकें उसके हाथ लग जाती थी उन्हें भी पढ़ता था। दुनिया भर की पुस्तकें, दुनिया भर के विषयों की चर्चा थी उन्हें। नाम का संसार कोश, विपद पड़ने पर गुरुजनों के धन में कैसे मुक्ति पाई जाती है उसका भी एक मंत्र उसमें लिखा था। उसने अपने सभी साथियों को यह मंत्र सिखा दिया था। मंत्र था ओम हम ह्यूम ह्यूम रक्ष रक्ष स्वाहा। केवल गुरुजनों के दर से मुक्ति पाने का नहीं, सांपों को बस में करने का मंत्र भी उसी से मिला था। शरद उसकी परीक्षा करने को आतुर हो उठा। कुछ दिन पहले उसे सांप ने काट लिया था, बड़ी कठिनता से उसके प्राण बच सके थे, इसलिए वह जन्मे जी की तरह नाट्य करने को और भी उत्सुक था। उसमें लिखा था कि एक हाथ लंबी बेल की जड़ किसी भी विषाक्त सांप के फन के पास रख देने पर पल भर में वह सांप से नीचा करके निर्जीव हो जाएगा। ऐसा मंत्र उन्होंने पढ़ा था। बड़े उत्साह के साथ उसने बेल की जड़ ढूंढ निकाली। सांपों की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उस दिन शायद उसे इस मंत्र का पता लग गया था।
इसलिए बहुत खोज करने पर भी कोई सांप दिखाई नहीं दिया। अंत में अमरूद के एक पेड़ के नीचे मलबे में एक कोकरू सांप के बच्चे का पता लगा। खुशी से भरकर शरद अपने दल सहित वहां पहुंच जाते हैं। वो उसे बाहर निकलने को छेड़ने लगा। बालकों की अत्याचार से क्षुब्ध होकर सांप के उस बच्चे ने अपना फण उठा लिया। शरद इसी क्षण की राह देख रहा था, परंतु आगे बढ़कर बेल की जड़ उसके सामने रख दी। विश्वास था कि अभी वह सांप सिर नीचा करके उसे क्षमा प्रार्थना करने लगेगा, लेकिन निस्तेज होकर तो दूर वह बच्चा बार बार उस जड़ को डसने लगा। ये देखकर बालक थे भयातुर उठे। तब मणि मामा कहीं से लाठी लेकर आए और उन्होंने सनातन रीति से उस बाल सर्प का है वो संहार कर डाला। ऐसा लगता है तब तक शरद की भेंट विलासी की मृत्यु जैसे नहीं हुई थी। जड़ दिखाने से पूर्व एक काम और भी तो करना होता है। जिस सांप को जड़ी दिखाकर भगाना, उससे पहले उसका मुंह में गर्म लोहे की सीख से कई बार दाग दो, फिर उसे चाहे जितनी जड़ी दिखाई जाए, चाहे कोई मामूली सी सीख उसे भगाकर जान बचाने की ही सूझेगी। श्रीकांत और विलासी आदि अपनी रचनाओं में कथा शिल्पी शरदचंद्र ने इस विद्या की अच्छी चर्चा की है। इन शरारतों के बीच कभी कभी यह भी देखा जा सकता है कि दलपति गैर हाजिर है। पुकार उठते, कहाँ गए सरदार, कहाँ चले गए, यहीं तो थे, कहाँ थे, कुछ पता नहीं लगता। परंतु जब खोज खबर कर सब थक जाते थे, उन्हें जाने कहाँ से आकर वे स्वयं हाजिर हो जाते थे। बच्चे उसे देखकर घेर लेते, पूछते कहाँ चले गए थे? तपोवन। तो उनका जवाब होता था तपोवन चला गया था। यह तपोवन कहाँ है, हमें भी तो दिखाओ। उसने किसी को भी तपोवन का पता नहीं बताया, लेकिन सुरेंद्र मामा से उनकी सबसे अधिक बनती थी पड़ती थी। शायद इसलिए सुरेंद्र ने उनकी माँ का दूध पिया था। वह भी छोटा ही था, उसकी माँ के भी संतान होने की संभावना दिखाई थी। उधर शरद का छोटे भाई शेषव में ही चला गया था, तो उसकी माँ ने सुरेंद्र को अपना दूध पिलाकर पाला था। इसलिए बहुत अनुनय विनय करने पर सुरेंद्र एक दिन उसको साथ लेकर अपने तपोवन गया। जाने से उसने सुरेंद्र से कहा, मैं तुझे वहां ले तो चलूंगा, परंतु सूर्य, गंगा, हिमालय को साक्षी करके यह प्रतिज्ञा करने की किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताएगा। सुरेंद्र बोला, मैं सूर्य को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताऊंगा। मैं गंगा को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताऊंगा। मैं हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस स्थान का पता किसी को नहीं बताऊंगा। अब चलो, अब ले जाने के लिए तैयार हो गए। घोष परिवार के मकान के उत्तर में गंगा के बिल्कुल पास ही एक कमरे के नीचे नीम और करौंदों के पेड़ों ने उस जगह को घेरकर अंधकार से आच्छन्न कर रखा था। घोष परिवार था। उसके मकान के उत्तर में गंगा के बिल्कुल पास, गंगा नदी के पास में एक कमरे के नीचे नीम और करौंदे के पेड़ लगे हुए थे, जिसने उसको पूरी तरह से ढक रखा था। नाना लताओं ने उस स्थान को चारों ओर से ऐसे ढक लिया था कि मनुष्य को उसमें प्रवेश करना कठिन था। बड़ी सावधानी से एक स्थान की लताओं को हटाकर शरद उसके भीतर गया। वहाँ थोड़ी सी साफ सुथरी जगह थी। हरी भरी लताओं के भीतर से सूर्य की उज्जवल किरणें वो छन छन कर आ रही थी और उसके कारण में स्निग्ध हरित प्रकाश दे गया था। देखकर आंखें जुड़ाने लगी और मन गदगद होकर मानो किसी स्वप्न लोक में हो गया था। एक बड़ा सा पत्थर वहां रखा था, उसके ऊपर बैठकर शरद ने सुरेंद्र को बुलाया। आ सुरेंद्र डरते डरते पास जा बैठा। नीचे खरस्रोत गंगा बह रही थी। कुछ दूर उस पार का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। मंद मंद शीतल पवन की मृदुल हिलोरे शरीर को पुलक से भर रही थी। सुरेंद्र ने मुंह धोकर कहा, यह जगह तो बहुत ही अच्छी है, बहुत सुंदर है ये जगह तो। शरद बोला, हाँ, इस जगह आकर बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। न जाने क्या क्या सोचा करता हूँ, बड़ी बड़ी बातें सब यहीं पर आने पर मेरे दिमाग में आती है। सुरेंद्र ने कहा, सचमुच ऐसा लगता है कि जैसे तपोवन में आ गए। आज संदर्भ की इस बात तुमने अंक गणित में से 100 में से 100 अंक कैसे प्राप्त किए थे? तुम यहीं आकर अपना दिमाग लगाते थे, सवाल निकालते थे, इसलिए तुम्हें अंक गणित में 100 में से 100 अंक मिल गया। मान गया इस जगह को न जाने कितनी बार इस पवित्र और मौन एकांत में बैठकर आकर बैठा होगा। दूर से आती बच्चों की शरारतों की आवाजें, गंगा की कलकल की ध्वनि मिलकर एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण कर रही थी। प्रकृति का सौंदर्य जैसे उसके थके तन मन को है वो सहलाता होगा। और तब उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की होगी, मैं सूर्य, गंगा, हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूंगा, कि मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, कि मैं जीवन भर छोटा काम नहीं करूंगा। उसने अनुभव किया होगा कि घर के एकांत नहीं है, जरा जरा सी ध्वनि मस्तिष्क में प्रतिध्वनि पैदा करती है और उसने उभरते हुए चित्र को धुंधला कर देती है। तभी उसने इस तपोवन को ढूंढ निकाला होगा, इस ऐसी जगह को बनाया होगा, ऐसी जगह को ढूंढा होगा कि उनका मन मस्तिष्क है वो शांत रह सके और उनमें जो विचारधारा है, जो कल्पना उनके मन में आती है वो साकार हो उठे। लेकिन उनके अंक गणित में
इन सब बातों में जहाँ मित्रों में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, वहाँ गुरुजन भी है वो आश्वस्त हो गए। स्कूल में छोटा सा पुस्तकालय भी था, वहीं से लेकर उसने युग के सभी प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं हैं वो पढ़ डाली थी। युग संधि के उस काल में जब कर्ता लोग चंडी मंडप में बैठकर चौपड़ को लेकर शोर मचाते तब किशोर वय के लोग चोरी चोरी बंकिम रविंद्र के पुस्तकों के पन्ने पलटते थे। लेकिन शरद केवल पढ़ता ही नहीं था, उसे समझ में और आसपास के वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करने में सहज प्रतिभा थी। हर वस्तु को करीब से देखता था। देखिए पढ़ते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन उसे पढ़ के है उसको भुला देना, पढ़ना रहता। शरद चंद्र है वो पढ़ता था, लेकिन सबसे अलग उन सब चीजों को बड़ी बारीकी से देखता था, सूक्ष्मता से उनको ग्रहण करता था, उन चीजों को आसपास के वातावरण का सूक्ष्म अवलोकन करता था, सूक्ष्म अध्ययन किया जाता था। उस दिन अवकाश प्राप्त अध्यापक गुरुनाथ अधिकारी स्नान के लिए गंगा घाट की ओर जा रहे थे। कपड़े उठाए पीछे पीछे चल रहा था शरद। एक टूटे हुए घर के भीतर से एक स्त्री ने धीरे धीरे रोने का कण सुनाई दिया। अधिकारी महोदय ठिठक के बोले, ये कौन रोता है, क्या हुआ है इसे? शरद ने उत्तर दिया, मास्टर मुसाई इस नारी का स्वामी अंधा था, लोगों के घरों में काम काज करके वह उसको खिलाती थी। कल रात उसका वह अंधा स्वामी मर गया। अब वह बहुत दुखी है। दुखी लोग बड़े आदमियों की तरह दिखाने के लिए जोर जोर से नहीं रोते, उनको रोना दुख में विभिन्न प्राणों का क्रंदन होता है। मास्टर मुसाई ये सचमुच का रोना है, ऐसा कहते हैं। छोटी आयु के बालक से रोने का इतना सूक्ष्म विवेचन सुनकर अघोर बाबू विस्मित हो गए कि जब उन्होंने एक नारी का स्वर सुना, रोने का स्वर सुना, तब पूछते कि ये कौन हो रहा है। तब वो बताता है कि दुखी लोग हैं, बड़े आदमियों की तरह दिखाने के लिए जोर जोर से नहीं रोते। दुखी लोग होते हैं, बड़े आदमी को दिखाने के लिए जोर जोर से रोते हैं, तो कितने दिखाने के लिए जोर जोर से नहीं रोते। उनका रोना दुख के विभिन्न प्राणों का क्रंदन होता है। मास्टर मुसाई ये सचमुच का रोना है, वो इसे कहते हैं। छोटी आयु के बालक से रोने का इतना सूक्ष्म विवेचन सुनकर अघोर बाबू थे बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। वे कलकत्ता रहते थे। डॉक्टर उन्होंने अपने एक मित्र से इस घटना की चर्चा की। मित्र ने कहा, जो रुदन की विभिन्न रूपों को पहचानता है वह साधारण बालक नहीं है, बड़ा होकर वह निश्चय ही मनस्तत्व के व्यापार में प्रसिद्ध होगा, ऐसा। लेकिन गांगुली परिवार में उसकी सहज प्रतिभा को पहचानने वाला कोई नहीं था। इस घोर आदर्शवादी परिवार में केवल एक व्यक्ति ऐसा था जिससे वह नवयुग की हवा का कुछ प्रभाव था। वे थे केदारनाथ के चौथे भाई अमरनाथ। वे शौकीन तबीयत के थे, कबूतर पालते थे और उस युग में कंगा, शीशा और बुश इत्यादि का प्रयोग करते थे। सिर पर अंग्रेजी फैशन के बाल भी रखते थे। घर के बालक उनके सिर पर मुक्त थे। मुंह धोने का एक और पिकान था। दफ्तर से लौटकर वे रोज इन्हें कुछ न कुछ देते थे, जैसे पेपरमेंट की गोलियां इत्यादि। लेकिन इसी कारण बड़े भाई उनसे अप्रसन्न भी रहते थे। अब छोटा भाई था अमरनाथ, बड़ा कुछ मिजाज था, प्रसन्न स्वभाव का था, बच्चों को कुछ न कुछ लाके देता था। कंघी करना, शीशा देखना, ब्रश करना, ये सब उनके शौकीन थे उस समय, उस जमाने के। तो बड़े भाई तो उसे प्रसन्न रहते थे और इसी कारण एक दिन छोटे डॉक्टर से इस बात उन्हें कटा देने पड़े थे। बड़े भाइयों क्या क्या का पालन करते हुए अंग्रेजी बाल रखते थे, अंग्रेजी स्टाइल रखते थे। तो बड़े भाइयों की खुशी के लिए एक छोटे मात्र रखकर सारे बाल कटवाने पड़े। पढ़ने में भी उनकी रुचि कम नहीं थी। बंकिम चंद्र के बंग दर्शन का प्रवेश उन्हीं के द्वारा गांगुली परिवार में हो सका था। यह बंग दर्शन बांग्ला साहित्य में नवयुग का सूचक था। गांगुली लोगों के हाली शहर में बंकिम चंद्र का कांठाल पाड़ा दूर नहीं था। उस गांव की एक लड़की इसी परिवार में वधू बनकर के आई थी। लेकिन घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध वाली कहावत है, वो सिद्ध होती है। बंकिम चंद्र की यहाँ तनिक भी प्रतिष्ठा नहीं थी। नवयुग के संदेशवाहक होने के नाते इस कट्टर परिवार में अगर थी तो थोड़ी बहुत अप्रतिष्ठा ही थी, लेकिन फिर भी अमरनाथ है वो चोरी छिपे बंग दर्शन लाते थे। उनमें वह भून मोहिनी के द्वारा मोतीलाल के पास पहुंचता था। वहां से कुसुम कामिनी की बैठक में इसे पढ़ा जाता था। दुर्भाग्य से अमरनाथ बहुत दिन जी नहीं सके। बच्चों को अपार वेतन में डूबोकर वे छोटी आयु में ही स्वर्गवासी हो जाते हैं। उनकी कमी किसी सीमा तक मोतीलाल और कुसुम कामिनी ने पूरी की। कुसुम कामिनी सबसे छोटे नाना अघोरनाथ की पत्नी थी। छात्रवृत्ति परीक्षा पास करके स्वयं उन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर के हाथों से पारितोषिक पाया भी था। जैसा कि होता है वह भी स्त्रियों का मुख्य कार्य था। रसोई का जुगाड़ करना और गृहस्थी के दूसरे कार्य संभालना। उससे समय बचा तो जीवन को जीवंत बनाने के लिए कलह करना या फिर सोना, फिर जागने पर निद्रा में रस लेना। लेकिन कुसुम कामिनी यह सब नहीं कर पाती थी। जिस दिन उनकी रसोई बनाने की बारी नहीं होती थी, उस दिन उसकी बैठक में या ऊपर छत पर एक छोटी मोटी गोष्ठी होती थी। उसमें वे स्वयं बंग दर्शन के अतिरिक्त मृगनानी, वीरांगना, वज्रांगना,
निष्पन्द हो उठते थे। बालक शरद आश्चर्य और आदर से बढ़कर सोचता था कि लेखक भी कितना असाधारण व्यक्ति होता है। संभवतः उनके मन में तब लेखन बनने की बात है वो ठानी होगी, उन्होंने उसी समय उठी होगी उनके मन में। पर उनके लेखक को मनुष्य के ऊपर अवश्य माना था, या उसने उपार्जन करने का युग था, लेखक बनने का नहीं। उस गोष्ठी में उसने साहित्य का पहला पाठ है वो पढ़ा था, और फिर बहुत दिन बाद पढ़ी बंग दर्शन में कवि गुरु की युगांतकारी रचना आँख की किरकिरी, ये पढ़ी उन्होंने। पढ़कर उस किशोर को जो गहरे आनंद की अनुभूति हुई थी, उसको न वह किसी को बता सका, न जीवन भर भूल ही सका। अब तक उनका मन भूत प्रेतों की कहानियों से आतंकित रहता था। इस नए जीवन दर्शन ने उन्हें प्रकाश दिखाया और सौंदर्य के एक नए जादू भरे संसार में पहुंचा दिया। और पुष्किन की रचना पढ़ने के बाद तॉलस्टॉय पुकार उठे थे, मैं पुष्किन से बहुत कुछ सीख सकता हूँ, वे मेरे पिता मेरे गुरु है। वैसे भी शरद ने कहा होगा मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ, वे आज में मेरे गुरु हैं। तो उन्होंने बहुत से लेखकों की रचनाएं पढ़कर है, उनके मन में है ये ऐसे भाव है वो जगे थे, लेखन कार्य की ओर उनका मन है वो चलने लगा था, लेखन कार्यों की ओर बढ़ने लगा था उनका मन। तो ये उन्होंने बहुत से लेखक है उनकी रचनाओं को पढ़कर है वो सीखा था। और सचमुच शरद का जीवन अंतिम क्षण उन्हें अपना गुरु ही मानते थे, किसको? तोलस्टॉय को। वास्तव में मणि शरद की शिक्षा का आदि पर्व कुसुम कामिनी की पाठशाला से होता है। वास्तव में जो मणि और शरद की शिक्षा का जो पर्व था वो कुसुम कामिनी की पाठशाला में शुरू हुआ था। कुसुम कामिनी जो उन्हें किताबें पढ़ के सुनाती थी, नीलदर्पण पढ़कर सुनाती थी, ब्रजांगना पढ़कर सुनाती थी, मेघनाथ पढ़कर सुनाती थी। तो उन्हीं से ही उन्हें शिक्षा का जो आदि पर्व है वो शुरू हुआ था। पाठ्य पुस्तक का क्रम समाप्त होने पर साहित्य की बारी आती थी। शेषों से लेकर यौवन के प्रारंभ होने तक इस क्रम में कोई व्यवधान नहीं पड़ा। अपराजित कल्पशिल्पी कथा शिल्पी शरदचंद्र के निर्माण में कुसुम कामिनी का जो योगदान उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। शरदचंद्र एक लेखक एक कथा शिल्पी बने हैं तो उनमें कुसुम कामिनी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। इसी गोष्ठी में अचानक एक दिन क्रांति आई। एक नए स्रोत ने आकर उस दिन रविंद्रनाथ की कविता प्रकृति प्रतिशोध का स्वर गूंज उठा। पढ़ने वाले थे उसी परिवार के एक व्यक्ति, वे बाहर रहकर पढ़े थे। इस परिवार में वर्जित संगीत और काव्य में उनकी दिलचस्पी थी। उस कविता को सुनाने के लिए उस बंधु ने परिवार के सभी नारियों को इकट्ठा किया था। किसने कितना समझा पता नहीं, लेकिन शरद की आंखों में आंसू आ गए। उनसे छिपाने के लिए वह उठकर बाहर चले जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। क्या शरदचंद्र है वो लेखन की ओर किस तरह से बढ़ते हैं, अधिक दिनों तक इस परिवार में रह पाते हैं कि नहीं रह पाते, क्योंकि अनुशासन बड़ा कड़ा था। इस परिवार में अनुशासन बड़ा कड़ा था, केवल पढ़ना ही बच्चों का कार्य था और अन्य कार्य नहीं कर सकते थे। लेकिन शरद का मन तो बड़ा चंचल था, अन्य कार्यों में रमता था उनका, लेखन कार्यों में है, बागवानी करने में है, पशु पक्षियों को पालने में है, शरारत करने में। तो क्या वो यहाँ रह पाते हैं या नहीं? और उनके जो पिता थे केवल शकुंतल से थे, उनमें कोई दोस्त थे, वे हुक्का पीते थे, बड़े बड़े बच्चों के साथ बराबरी से का साथ व्यवहार भी करते थे। तो क्या ये जो शरदचंद्र अपने नाना के घर रहते हैं वहीं रहकर अपना लेखन कार्य शुरू करते हैं, या कहीं और जाकर अपनी जो मन की इच्छाएं थी आकांक्षाएं थी उसे पूर्ण करते हैं, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए बस